झूठे रेप केस में फंसा दूंगी और ज़िंदगी जेल में सड़ता रहेगा। बैंक अकाउंट में दिया है, मेरे पास पूरी उसकी डिटेल है। होम मिनिस्ट्री में एक पोस्ट रखते हैं ऊंची। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद इकराम अंसारी। अंसारी जी, क्या घटना घटी है आपके साथ? वो पूरी घटना एक बार आप बता दीजिए। मैम, ऐसा है कि मैं पहले कोविड से सिचुएशन से पहले जॉब करता था एयरलाइंस टिकटिंग में, जो कि यूएस मार्केटिंग बेस है कंपनी। लेकिन कोविड की वजह से मेरी जॉब चली गई और उसके बाद मैं बहुत हताश निराश परेशान था और मैं जॉब की तलाश में था। उसी दरमियान में मुझे मेरी फ्रेंड के थ्रू गायत्री नाम की लेडीज़ मिली, जो कि कोविड टीकाकरण करती है। और वहाँ पे उसके बाद मैं गया उसके डिस्पेंसरी में, तो उसने मेरे से बोला है गायत्री माया दुबे नाम की लेडीज़ है, जो कि बवाना में रहती है। डॉक्यूमेंटेशन का काम है, आधार कार्ड का ऑफिस है उसका। तो वो जॉब लगाती है और उसके जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, जो उसकी फ़ीसेस हैं, वो आपको बस देनी पड़ेगी। बाकी वो जॉब सरकारी और मंत्रालय में जॉब लगा देती हैं। तो फिर क्योंकि वो एक निष्ठा वाली पोस्ट पे हैं और डॉक्टर हैं, तो मैं उन पर भरोसा करके बवाना गया। बवाना जा करके उनके ऑफिस गया मैं, और मैं वहाँ पर बातचीत करी मैंने। उन्होंने मुझे बताया आपको किस टाइप की जॉब चाहिए, आपको सरकारी चाहिए और प्राइवेट चाहिए, मंत्रालय में चाहिए, टेंडर बेस चाहिए, परमानेंट चाहिए। तो मैंने बोला कि आपकी फ़ीस क्या है, आपकी जो फीसेस होती है उसके हिसाब से बताइए, मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सरकारी में आपके 2.5-3 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे और आपको टेंडर बेस पे 3 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर जॉब दिलवाते हैं मंत्रालय में, तो आपके 28,000 रुपये सैलरी होगी। इसके लिए आपको 1.5 लाख रुपये देना पड़ेगा। तो मैं 1 महीना तक मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि 1.5 लाख रुपये बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए वो रकम। तो फिर उन्होंने कैसे सेटलमेंट करके 1.30 बोला मुझे, और फिर मेरे से 30,000 रुपये टोकन अमाउंट लिया। और वो टोकन अमाउंट जब मेरे से लिया, तो उन्होंने मुझे 3-4 जगह इंटरव्यू के लिए भेजा, लेकिन वो सब फेक जगह थी। मेरे को इंटरव्यू के लिए बहुत परेशान हुआ मैं। फिर मैंने उनको पीछे पड़ा, तो उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके 30,000 की पेमेंट लेते लेते मेरे से 1 लाख रुपए ले लिए। और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस है, वहाँ उन्होंने मुझे भेजा और फिर 30,000 रुपये उसके बाद लगवाने के बाद लिया, ऑफ़र लेटर फेक बना के दिया। तो मैंने बोला मैम ये किस तरीके की जॉब है? तो बोला आप मेरे पर भरोसा करिए, जो हम ऐसी जॉब नहीं लगवाते। हमारे जानने में हमारे जो सीनियर हैं, सर हैं, जो कि ये जॉब बताते हैं, वो बहुत ऊंचे लेवल पर गस्टर ऑफिसर हैं और उनका नाम रवि दुग्गल है। तो उनको मैंने इतना पैसा दिया, फिर उन्होंने 2 महीने में उससे जॉब करवाई, 28,000 रुपये सैलरी बता के पर मंथ, और 1,80,000 रुपये मेरे ऐसे बन गए। फिर मैंने उनसे अपना पैसा बैक मांगा, तो उन्होंने नहीं दिया, बहाने बनाती रही। उन्होंने बोला मैं यहाँ हूँ। तो एक दिन मैं उनके ऑफिस में जा धमका, और वहाँ पे मैंने उनसे बोला आप मेरे झूठ बोल रहे थे, आप बोल रहे थे मैं कलकत्ता में, लेकिन आप अपने ऑफिस में, मुझे मेरा पैसा चाहिए 1,80, जो मैंने आपको 1,30 जो मेरा जॉब 1,30 जो जॉब के लिए दिया था, और जो 2 महीने मैंने सैलरी जो जॉब करी उसकी सैलरी चाहिए मेरे को। तो उन्होंने मेरे से बोला कि तेरी इतनी औकात है, तो पैसे मेरे से ले सकता है, मैं तेरे को झूठे रेप केस में फंसा दूंगी और ज़िंदगी जेल में सड़ता रहेगा। तुझे पता है लेडीज़ की ताकत, और मेरे बहुत जानने में है, बहुत पावर है मेरे अंदर। तो फिर मैं डर के उधर से आ गया और फिर इस तरीके से चलता रहा, और मैं अभी तक मेरे को पैसे नहीं दिए, बस धमकी मिलती रहती है। 1,30,000 जो आपने दिया है, एक कैश दिया है या बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट में दिया है, मेरे पास पूरी उसकी डिटेल है। सारी जो पेमेंट है अलग अलग लोगों को ट्रांसफ़र करी है आपने, या किसी एक ही शख्स को मैंने ट्रांसफ़र किया, जो कि है माया दुबे। इकट्ठी 1,30,000 दिए है या किस्तों में आपने दिए हैं पैसे? 30 किस्तों में दिया, 30,000 40,000 ऐसे करके मैंने दिया है। आपने बताया कि जो 30,000 रुपये आपने दिए, उसके बाद आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं हुआ दोबारा में, जो उन्होंने इंटरव्यू के लिए जहाँ आपको भेजा वो आपको फ्रॉड लगी, लेकिन फिर भी आपने दोबारा अमाउंट क्यों दिया? क्योंकि सर मेरा 30 फंस चुका था पैसा, जो कि मेरे लिए छोटा अमाउंट नहीं था। उसने मेरे को मेरे पास भरोसा करने के अलावा कुछ रह ही नहीं गया था, क्योंकि 30 डूबता, क्योंकि 30 जब लिया था, अगले दिन इंटरव्यू के लिए भेजा, मुझे 30,000 रुपये उसी टाइम और ले लिए थे, 60,000 रुपये हो गए थे। मैंने सोचा अब बची बात इतने की है, भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गायत्री इन्वॉल्व है, जो कि डॉक्टर है पैसे से, जो कहाँ भाग जाएगी। माया का ऑफिस है, वो कहाँ भाग जाएगा। इस केस में और कौन कौन इन्वॉल्व है? माया दुबे, गायत्री, और उनके जो चलाते हैं, जो सूर्य संगठन चलाते हैं, रवि दुग्गल, उनके सूर्य संगठन के संस्थापक हैं और उसके चेयरमैन हैं, और वो होम मिनिस्ट्री में एक पोस्ट रखते हैं ऊंची। जी, जितने भी लोगों का आपने नाम लिया है, क्या आप इनसे बाय फेस मिले हैं?
जी मैं गायत्री से बाय फेस मिला हूँ, माया दुबे से बाय फेस मिला हूँ, लेकिन अभी तक रवि दुग्गल से बाय फेस नहीं मिला मैं। तो आप उनका नाम जो ले रहे हैं रवि दुग्गल, सूर्य संगठन, तो उन्होंने क्या अपने ऑफिस में बुला करके आपसे पैसे लिए या फिर कोई प्रूफ ऐसा कि जो साबित कर सके कि रवि दुग्गल भी इन्वॉल्व है इसके अंदर? नहीं, उन्होंने अपने ऑफिस नहीं बुलाया क्योंकि वो एक रिप्यूटेड पोस्ट पे हैं। वो पोस्ट की आड़ में और माया दुबे की आड़ में वो ये सब काम करते हैं। तो फ़ोन पे बात हुई आपकी? नहीं, मेरी फ़ोन में बात नहीं, सिर्फ माया दुबे ने मेरे को टिप दी थी, बताया था उन्होंने कि रवि दुग्गल जो कि मंत्रालय में गस्टेड ऑफिसर हैं। ना थाने में दोबारा आपने कोई FIR दी? अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया है कि आपकी कंप्लेंट यहाँ ट्रांसफ़र हुई है। मतलब 4 महीने वहाँ मैंने टाइम इस पर मेरा लगा ख़राब हुआ और 2 महीने बाद 3 महीने बाद वहाँ से फ़ोन आया बवाना से। मैं हताश निराश था, मैं क्या कर सकता हूँ। तो बवाना पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? उन्होंने सिर्फ दिलासा दिया अभी तक मुझे कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी। ऐसा क्यों कहा आपने कि आपको नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि मैम वो जो माया दुबे उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जो कि मैं आपको नाम बता रहा हूँ, रवि दुग्गल जैसे संगठन जो एक बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं, यूनियन चलाते हैं, उनका हाथ है। तो वो मतलब और मुझे कोई नहीं जानता। तो और 4 महीने उत्तम नगर थाने में जब कंप्लेंट अटकी रही तो अब मैं क्या उम्मीद लगाऊं। अभी आपकी क्या गुहार है सरकार और प्रशासन से इस चीज़ को लेकर? अंत में क्या कहना चाहिए? मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए और उन लोगों को सबको जेल हो, ताकि आगे से किसी भी इंसान को, किसी मासूम को, किसी भी शोषित व्यक्ति को ना फंसा सकें और किसी गरीब को पैसा ना मारे। आप कितने पढ़े हुए हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ, ग्रेजुएट होने के पश्चात भी देश के अंदर ठगी का जो मामला है लगातार आते रहते हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी में, समाचारों में आप देखते रहते हैं। आप क्या कहेंगे आगे युवा लोगों को कि वो सावधान रहें और जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो? मैं बस युवाओं से ये कहूँगा कि आप प्लीज़ किसी को भी पैसे मत दीजिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस करके 5,000 रुपये मत दीजिए, क्योंकि अब 5,000 रुपये आप जब रजिस्ट्रेशन फ़ीस देते हैं तो आप सोचते हैं ये छोटा अमाउंट है, लेकिन वो छोटा अमाउंट कर करके 5, 10, 15, 20 वो आपको इतना फंसा देते हैं कि आप वो लाखों में पेमेंट चली जाती है और आपको सिर्फ आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता।